है हमारे लिए, वो हमारे इस देश का जो चुने हुए प्रतिनिधियों का उसके प्रति जो सम्मान है उनका। तभी तो अगर संसद में हंगामा होता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी असंसदीय हुआ है, कहीं कुछ ऐसा हुआ है, तो देश को बहुत ठेस लगती है और पूरे नेतृत्व उससे हिलता है। लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार चुनकर जाता है, संसद के सीढ़ी पर अपना माथा रख देता है जी, उसके बाद वही प्रधानमंत्री एक दिन संविधान की किताब को नतमस्तक हो जाता है, तब हमको वो फिर से वो एहसास होता है कि हम जो सोच बैठे थे कि सारी गरिमा खत्म होती जा रही है, वो ऐसा नहीं हुआ है, वो कायम है, वो क्षुण्ण है कहीं ना कहीं, वो इस देश के नेतृत्व में गरिमा की हम देखिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की अगवानी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, एक गौरवमयी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, और कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी संसद भवन पहुंचेंगे। प्रदीप कौशल जी, ये जो हम पदों पर रहते हुए भी गर्मापूर्ण आचरण जो हमें देखने को मिलता है, इसका भी अपना एक खास संदेश होता है। ये पूरा प्रोटोकॉल जो है उसके अनुपालना हो रही है। तो प्रोटोकॉल में जैसे पहले लोकसभा अध्यक्ष आए, उसके 2 मिनट के अंतर में न प्रधानमंत्री आ गए, तो प्रोटोकॉल में चूंकि उपराष्ट्रपति ऊपर हैं जी, तो उसी के बाद 2 मिनट में उपराष्ट्रपति आ गए और तीनों पहुंच जाएं। ये पूरा टाइमिंग ऐसे रहता है कि सब कुछ एक एक मिनट के हिसाब से कैलकुलेटेड है। तो अभी चूंकि तीनों पहुंच चुके हैं, तो किसी भी क्षण राष्ट्रपति को पहुंचना चाहिए जी। तो पूरा प्रोटोकॉल का जो ऑर्डर है ये बिल्कुल उसके अनुरूप, रूल बुक के अनुसार नहीं, प्रोटोकॉल बुक के अनुसार बिल्कुल ये पूरा क्रम बैठा है। जाहिर तौर पे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो गर्मापूर्ण हमें एक संदेश देखने को मिल रहा है, एक आचरण देखने को मिलता है, इसके भी अपने खास मायने हैं मुकेश जी। हाँ, और ख़ास तौर से मुझे उपराष्ट्रपति जी को देखकर याद आ रहा है कि क्योंकि राज्यसभा की कवरेज करते हुए हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, और वो भी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, उस पद को 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उनको भी विदाई होगी ही। लेकिन कभी कभी उन्होंने बहुत जोर से सदस्यों को डांटा है जी, और हाउस में ऑर्डर भी कायम किया है। राज्यसभा का आप गणित भी समझते हैं कि किस तरह से वहाँ पर डेलिकेट बैलेंस है, वहाँ पर सरकार का उतनी मेजॉरिटी नहीं है जितनी लोकसभा में है, और उस सदन को चलाना बहुत आसान काम नहीं होता है। ऐसे में आवेश भी आता है, प्यार भी होता है। तो उपराष्ट्रपति ने काफ़ी हद तक अपना वहाँ पर रुतबा रखा, और मैंने कई सदस्यों से बात की, कोई नाराजगी उनको नहीं होती है, वो डांट खाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं जी। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आप संसद टीवी के माध्यम से इस समय देख रहे हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। आ चुके ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अगवानी करते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और तमाम केंद्रीय मंत्री। यहाँ मनोज जी आपने देखा होगा, जैसे हम लोग पहले जिज्ञासा थी जानने की कि वो बग्घी में आएंगे या कार में आएंगे, तो मुझे लगता है कि मौसम का मिजाज देखते हुए वो कार में पधारे हैं राष्ट्रपति महोदय। बिल्कुल। और जिस प्रोटोकॉल की बात आप प्रदीप जी कर रहे थे, उस प्रोटोकॉल के तहत आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को
के सम्मान पूर्वक। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं और उनके लिए तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो भी उनको अगवानी कर रहे हैं। और ये भी एक इस देश का प्रोटोकॉल है कि देश की सिर्फ जनता ही नहीं, सैन्य बल भी सुप्रीम कमांडर के नाते राष्ट्रपति के कमान में है और वो भी राष्ट्रपति को उतना ही सलामी देते हैं, उसी तरह से विदाई देते हैं। साथ साथ राष्ट्रपति जो पूरी राष्ट्र की शक्ति है उसके प्रतीक हैं जी, तो वो अगवानी कर रहे हैं पूरी उसके, जिस हम लोग संसदीय भाषा में प्रोसेशन बोलते हैं इसको, तो सेरेमोनियल प्रोसेशन जो है उसमें सबसे आगे राष्ट्रपति हैं। वो देश के गौरव के, संप्रभुता के बिल्कुल प्रतीक हैं जी। सभा में मौजूद सभी गणमान्य एवं विशिष्ट जनों को सादर नमस्कार। फेयरवेल, विदाई, यह शब्द सुनते ही मन भर उठता है, लेकिन कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वालों के लिए यह जीवन की किताब का एक अहम पन्ना बन जाता है, जहां ठहराव नहीं, नया आरंभ होता है। आज ऐसे ही एक सुनहरे पन्ने को संसद की इस किताब में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने और यादों को संजोकर यहाँ से कदम आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं आग्रह करती हूं
लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में संसद सदस्यों की ओर से विदाई संदेश प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण, अतिथिगण, माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति हम सबके भावों की अभिव्यक्ति करने वाला एक सम्मान पत्र मैं अब आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए आज गर्व का अवसर है कि जब वे राष्ट्र की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता, सम्मान, श्रद्धा और साधुवाद व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव परोग से भारत के राष्ट्रपति के शीर्ष पद तक पहुंचने की आपकी यात्रा हमारे लोकतंत्र की एक अद्भुत एवं प्रेरक उपलब्धि है। सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित तथा जनसामान्य के कल्याण को लक्षित करके लिए किए गए कार्यों से आपने ये सिद्ध किया है कि आप एक बहुआयामी संवेदनशील जनसेवक हैं। वर्ष 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के एक अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आपने दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए निर्धन और वंचित लोगों की पूरी समर्पण के साथ मदद की है। उसके उपरांत राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने 2 कार्यकालों के दौरान आपने संसदीय समिति के सदस्य के रूप में तथा राज्यसभा की आवास समिति के सभापति के पद पर रहते हुए देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, आपका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी भावना से संसद सदस्य के रूप में आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया है। आपने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगों और अनारक्षितों के लिए अधिक अवसरों के सृजन के लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं। जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता लोक सेवा के प्रति आपके समर्पण का प्रमाण है। महोदय, वर्ष 2015 में बिहार के महामहिम राज्यपाल के पद पर आसीन होने के बाद आपने संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से और संवाद के माध्यम से अनेक मुद्दों का समाधान किया, जिसके लिए एक स्वर से आपकी सराहना की गई। कुलाधिपति के रूप में अपने राज्य के
विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त आपने कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने एवं विश्वविद्यालयों के बेहतर विनियमन के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया। महोदय, जब आपको वर्ष 2017 में भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्र अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो आपने अपने पद की अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को गरिमा एवं विनम्रता से स्वीकारते हुए पदभार को ग्रहण किया। आपके विनम्र स्वभाव तथा कार्यशैली ने हम सभी सांसदों के मन में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। संसद में दिए गए आपके अभिभाषण, आपकी दूरदर्शिता देश के समक्ष उपस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों की गहरी समझ एवं उनके समाधान हेतु आपकी स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करते हैं। आपके अभिभाषण ने सभी दलों के लोगों को समान रूप से प्रेरित किया है और उनके दायित्वों के प्रति भी जागृत किया है। यही कारण है कि आपको सभी दलों के नेताओं का पूर्ण सहयोग मिला है तथा हम सब आपको संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के संरक्षक के रूप में देखते हैं। हमें स्मरण है कि पद ग्रहण करने के बाद जब आप पहली बार अपनी जन्मस्थली गए थे, तब आपने भाव विभोर होकर वहां की धरती को नमन किया था तथा कानपुर की अपने शिक्षण संस्थान में आपने मंच से नीचे उतरकर शिक्षकों का चरण स्पर्श किया था। आपकी इन्हीं विशेषताओं ने नागरिकों का दिल जीता है और वे आपके साथ विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं। महोदय, राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल को अनेक मधुर और स्मरणीय पलों के कारण सदैव याद रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित उस एट होम रिसेप्शन को आज भी याद किया जाता है, जिसमें आपने असंख्य लोगों का जीवन बचाने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में मई 2018 में सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट में तैनात सैनिकों से आपकी ऐतिहासिक मुलाकात, पीएम केयर्स निधि में 1 माह के वेतन का दान करने का आपका अनुकरणीय योगदान, कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मित्रता के उपायों के साथ 1 वर्ष के लिए अपने वेतन के 30% भाग का परित्याग करना, ऐसे कई उदाहरण हैं जो देश की सामूहिक चेतना में स्थायी रूप से अंकित रहेंगे। भारतीय संविधान के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन, राजनीति निष्पक्षता के लिए आपकी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने जैसे आपके अनुकरणीय कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। महोदय, आज जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दूरदर्शी एवं अनुभवी मार्गदर्शन में अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं से प्रेरित रहें। आपकी सरलता, विनम्रता तथा परहित को स्वहित से अधिक महत्व देने के स्वभाव से ये स्पष्ट है कि आपने इन महापुरुषों के विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अनुसरण किया है। हमें
पूर्ण विश्वास है आपके विचार तथा आपका व्यक्तित्व वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को विदाई संदेश भेंट करें। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप दोनों संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब आप दोनों से अनुरोध है कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट करें। सादर धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं माननीय राष्ट्रपति जी से कि वे विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, सभी सम्मानित सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूं तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माननीय सदस्यगण,
राष्ट्रपति और सांसद गण उसी विकास पथ के सहयात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है, लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संसद को लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। जब हम पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति, सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मेरे कार्यकाल के दौरान 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशवासियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूँ। इन कार्यक्रमों में युवाओं से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक सभी के द्वारा समान उत्साह के साथ भागीदारी और देश के गौरवशाली इतिहास से उनके जुड़ाव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2020 में देखते देखते हमारी दुनिया बदल गई। लगभग 100 साल बाद एक वैश्विक महामारी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। कोविड-19 की त्रासदी के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया अब तक जूझ रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
हम सब ये आशा करते हैं कि पूरा विश्व समुदाय इस महामारी से भविष्य के लिए उपयोगी सबक हासिल करेगा। पहला सबक यह है कि मानव समाज ये भूलने लगा था कि वह प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। वास्तविकता ये है कि वह न तो प्रकृति से अलग है और न ही प्रकृति से ऊपर है। महामारी का प्रकोप कुछ हद तक पर्यावरण में हुए असंतुलन से भी जुड़ा है। पिछले 2 वर्षों की विभीषिका ने यह भी याद दिलाया है कि पूरी मानवता वास्तव में एक ही परिवार है और सभी का अस्तित्व आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। कोविड का सामना करने में भारत के प्रयासों की विश्वव्यापी सराहना हुई है। सबके प्रयास से हमने केवल 18 महीने में ही 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी पहुंचाया। यदि हम अपनी नीतियों के निर्धारण में इस वैश्विक महामारी से प्राप्त शिक्षाओं को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी गंभीर आपदा के आने पर उसका सामना हम अधिक दक्षता और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तन अब वाद विवाद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके परिणाम हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करने लगे हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव तथा मानवता की साझा नियति में विश्वास पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकता है। इस संदर्भ में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में भारत की अग्रणी भूमिका तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की पहल विशेष रूप से सराहनीय है। माननीय सदस्यगण, जब मैं जन सेवक के रूप में अपने और सरकार के प्रयासों के बारे में सोचता हूं तथा अपनी पूरी पीढ़ी की ओर से विचार करता हूं, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हालांकि बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारा देश धीरे धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं मिट्टी से बने एक कच्चे घर में पला बढ़ा हूँ, लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है जिन्हें आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो। आज बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई बहनों के पास भी पक्के घर हैं। ये बदलाव काफ़ी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो सका है। अब हमारी बहुत सी बेटियों और बहनों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर घर नल से जल पहुँचे। हमने घर घर में टॉयलेट्स भी बनवाए हैं, जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव डाल रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिया जलाने की यादें भी पुरानी हो रही हैं, क्योंकि लगभग सभी गांवों तक बिजली का उजाला पहुंच गया है। जैसे जैसे हमारे देशवासियों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी आकांक्षाओं में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का बड़ा रोचक एहसास पिछले महीने ही मैंने अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान देखा, जब वहाँ एक वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक महिला ने मुझसे हेलीकॉप्टर की सवारी कराने का अनुरोध किया। आज सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। यह बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली ये समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है। यह सशक्तिकरण युवा पीढ़ी की हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है। मैंने जितने दीक्षांत समारोहों में भाग लिया है, उनमें से अधिकांश संस्थानों में मैंने देखा है कि बेटियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 इस बदलाव को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तिकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा। स्त्री पुरुष के बीच समानता के इस अभियान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में भी परिलक्षित होता है। माननीय सदस्यगण, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं राष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनका चुनाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के साथ साथ समाज के संघर्षशील लोगों में महत्वाकांक्षा का संचार करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव, विवेक और व्यक्तिगत आदर्श से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन भी। मैं एक बार फिर आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सबके साथ काम करने का मेरा अनुभव अविस्मरणीय रहा है। आप सबने संसद के अंदर और बाहर देश की जनता के हित से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने आप सबके साथ विभिन्न आयोजनों में विचारों का आदान प्रदान किया है। मैं समय समय पर सांसदों के तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात करता रहा हूँ। राष्ट्रपति के पद को आप सब ने जिस प्रकार निरंतर सम्मान दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। इस दौरान मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ काम करने का भी अवसर मिला है। उन सब ने मुझे जो विशेष सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू को उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। वेंकैया जी ने राज्यसभा के सभापति के रूप में और ओम बिरला जी ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह संसद के कार्यकलापों को संचालित किया है तथा देश की महान संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप दोनों बधाई और सराहना के पात्र हैं। मुझे राज्यों के राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों व प्रशासकों से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी सांसदगण हमारे सभी देशवासियों, विशेष रूप से जो विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। साथ ही आप सब हमारे महान संविधान के अनुरूप सर्वोच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत बनाएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सब समाज व राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।
Like, share and subscribe Prime Samachar.